जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, आज 1 अप्रैल 2023 को भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगारों की संसद का आयोजन मुंबई में आज़ाद मैदान में किया हुआ है और इस संसद में आए हुए आप सभी कोंकण के अलग अलग जिलों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हुए विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, उनके माता पिता, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही विचार मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मान्यवर मौजूद हैं, उनका भी आभार, स्वागत। साथियों, मेरी बातों को शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही दुखद घटना आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो मुख्यमंत्री शादियों में नाचते हुए पाए गए थे। उनको डिपार्टमेंट्स की ज्यादा मालूमात तो नहीं थी, पर वो अच्छे थे। अगर वो जिंदा होते तो शायद इस बेरोजगारों की संसद में आते और हमारी बातों को सुनते और शायद विधानसभा में जाकर वहां पर कुछ बात रख पाते। तो खैर, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही आप लोग जिस विधानसभा क्षेत्र से आए हो, आप लोग जिस लोकसभा क्षेत्र से आए हो, उन सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के एमपीज और एमएलएज को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा होते तो शायद इस बेरोजगारों की संसद में आते, हमारी बातों को सुनते और शायद वो जिंदा होते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ती, आपको भी आपका घर बार छोड़ के यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को मैं शुरुआत करता हूं। साथियों, आज भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी देश में युवाओं की इतनी संख्या नहीं है जितनी कि भारत में है। लगभग 45 to 49% का जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। इतना ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर इनको सही डायरेक्शन दिया जाए, इनको सही नौकरी दी जाए तो भारत महासत्ता बन सकता है। लेकिन क्या बात है ऐसी क्या, ये जो राजकारण कर रहे हैं जो लोग हैं, ऐसी क्या बात है कि ये भारत को महासत्ता बनते देखना नहीं चाहते। साथियों, आज भारत में युवाओं को सही स्किल, सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। और केवल बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है तो आज देश में ये हालात बढ़ चुके हैं कि आज प्रतिदिन 38 पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। 38 एवरी डे। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि हर दिन, भारतवर्ष में हर दिन 38 सुशिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। अगर वो कसाई लोग ही डाटा बना रहे हैं, उससे ज्यादा होगा। हाँ, तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है ये साफ सुथरा रिपोर्ट है, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ की हुई हो, मिलावट की गई हो सकता है, ये आंकड़ा डबल भी हो, उसमें से कुछ आंकड़ा उन्होंने छुपाया हो, लेकिन एनसीआरबी का रिपोर्ट हमारे पास जो है वो 38 है। तो साथियों, कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बन चुकी है और जिसके वजह से भारत के ऊपर एक कलंक लग गया है कि भारत अब युवाओं का नहीं, बेरोजगारों का देश बन चुका है। तो साथियों, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल बातें आपको समझाना चाहूंगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक समय में जो 56%, 68% हुआ करता था, आज वो 40% पे आ चुका है। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये कहता है कि भारत में नौकरी खोजने के लिए 100 में से केवल 40 लोग घर से बाहर निकलते हैं। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40%। 60% लोग नौकरी खोजने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो आप सोचिए कि अगर 1 से 18 उम्र की लोगों को माइनस किया जाए
60 साल के ऊपर के लोगों को माइनस किया जाए तो 100 करोड़ में से लगभग 60 करोड़ लोग ऐसा कहा जा सकता है कि नौकरी खोजने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। तो इसमें से 40 से 45 करोड़ ये बेरोजगारों की संख्या इस देश में बढ़ चुकी है साथियों। और सबसे खराब बात यह है कि आज हमारे सामने हमारी महिलाएं बैठे, माता भगिनियां बैठी हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं में सबसे कम है। आशिया में इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का वो सबसे कम है। 100 में से केवल 4 महिलाएं जॉब के लिए घर से बाहर निकलती हैं, जॉब खोजने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। तो अभी जो लॉ लाया गया है कि 50% बसों में 50% उनको अभी टिकटें मुफ्त में दी जा रही है, 50% उनका जो किराया है वो कम वसूला जा रहा है। तो पिछले 8-9 सालों में केंद्र सरकार को ये नहीं सूझा। अचानक 2023 में ऐसा क्या आ गया जो महिलाओं के बारे में सोचने लग गए। 2024 में इलेक्शन आने वाला है और 50% महिलाओं का वोट वो बटोरना चाहते हैं, वसूलना चाहते हैं। इसीलिए 2023 में उन्होंने क्या किया, 50% टिकट में छूट। पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है, महिलाएं बेरोजगार हो रही हैं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई आर्थिक बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इसके बारे में कोई मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई महिला आयोग नहीं बोल रही है, कोई महिला मंत्री नहीं बोल रही है। तो साथियों ये महिलाओं में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी खड़ा हो चुका है। तो साथियों अब तक तो हम ये देख रहे थे कि 38 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे थे बेरोजगारी की वजह से, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी घटना घटित हुई सितंबर माह में पिछले साल कि एक क्षितिज नाम के 25 साल के इंजीनियर बेरोजगार ने सबसे पहले अपनी मां का गला काटा। 3 दिन वो घर में बैठा रहा उसके मां के बॉडी के पास और 77 पेजेस का उसने सुसाइड नोट लिखा और उसमें उसने ये लिखा है कि बेरोजगारी को तंग आकर मैं अपनी मां को भी मार दिया और मैं भी मरने जा रहा हूं। तो साथियों समस्या केवल अभी बेरोजगारों तक नहीं रुकी है, वो अभी उनके फैमिली तक जाकर पहुंची है। केवल बेरोजगारी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तो उनकी फैमिली को मारने पर वो लोग मजबूर हो रहे हैं साथियों। तो इसलिए ये जो बेरोजगार करके हमें मारने पर जो मजबूर करने वाली सरकार है, ये सरकार को खत्म करना, ये हमारा प्रावधान होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो देश में बेरोजगार लोग हैं, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है साथियों कि अभी 14 मार्च को विधानसभा में एक कायदा पारित हुआ, कानून पास हुआ, जिसमें सरकारी क्षेत्रों में भर्ती के लिए 9 प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। असं म्हटलं की तालिकेवर कोणी हजर नाहीये, त्या दिवशी तालिकेवर कोणी हजर नाहीये, दुसऱ्या दिवशी अजितदादा पवार येतात, गोंधळ घालतात की तालिकेवर कोणी हजर राहत नाही, असं करू नये मंत्र्यांनी, आणि आदल्या दिवशी हा कायदा पास केला जातो। मतलब जानबूझकर गैर हाजिर रहकर, वो मतलब एब्सेंट रहकर वे लोग क्या कर रहे हैं, कानून थोप रहे हैं, कानून बना रहे हैं और ये कानून पारित भी किया जा रहा है। और सरकारी क्षेत्रों का जो भर्ती का जो काम है वो निजी हाथों में चला गया है और हमारे विद्यार्थी बेरोजगार क्या कर रहे हैं, घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके भविष्य का सत्यानाश हो रहा है, पर अभी भी आपको अभी नींद से जाग नहीं आ रही है साथियों। तो मैं इस कार्यक्रम के द्वारा, इस बेरोजगारों की संसद के द्वारा उनको आह्वान करना चाहता हूं कि अभी समय तैयारी करने का नहीं है, अभी समय है उस शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ना जो हमें समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी हमें समय लगाने की आवश्यकता है, बुद्धि परिश्रम करने की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा साथियों कि आपके भविष्य के जो निर्णय हैं वो संसद में लिए जाते हैं। हमारे बहुत से युवा नौजवानों को मैं देखता हूं कि वो राजकारण की ओर बहुत ही उदासीन है, वो राजकारण को दलदल कहते हैं, उसकी तरफ वो मुड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके भविष्य के जीवन मरण के सब निर्णय संसद में लिए जाते हैं और जब तक लायक लोग, ईमानदार लोग संसद में चुनकर नहीं जाएंगे, तब तक इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता।
और अगर हम लोग उनको नालायक कहते हैं, अगर आप लायक हो तो आपने वहां पर जाना चाहिए। अगर वो बेईमान है, अगर आप ये कहते हो, अगर आप ईमानदार हो तो आपने वहां पर जाना चाहिए। तो साथियों, अगर ये सरकार और अगर एमएलए एमपीज अगर फिर भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे, जो बेरोजगार मोर्चा ने बेरोजगार संसद लगाई, जो भी सवाल हमारे बेरोजगार साथियों ने खड़े किए हैं, अगर इसके ऊपर एमएलए एमपी अगर अभी भी विधानसभा में संसद में आवाज नहीं उठाते हैं, तो साथियों आने वाले समय में ये सरकार बदलने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के साथ में भारतीय युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और ये लड़ाई लड़ेगा। ऐसी मैं ग्वाही देता हूं और यहीं पर रुकता हूं। मान्यवरों ने और आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर।